रोहित की ड्राइविंग स्किल्स भी बेहतरीन थी। जिस स्पीड से अनिका श्वेता की ओर बढ़ रही थी, उसी स्पीड से रोहित भी आगे की ओर बढ़ने लगता है। रोहित और अनिका दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों को खुद ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी श्वेता को फोन नहीं मिला सकता था। लेकिन लक्ष्य की गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था, इसलिए वो लगातार श्वेता से बात करने के लिए फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। उधर श्वेता गाड़ी में बैठने के बाद खट्टे मीठे ख्वाबों में ये भूल ही जाती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है, तभी वो लक्ष्य से बात कर पाएगी। अब जब वो फार्मेसी से कुछ दूर आ जाती है, तब उसे ख्याल आता है कि उसे लक्ष्य से बात करनी है और साथ ही अनिका से भी। फोन को चार्जिंग में लगाने के बाद वो पहले अनिका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर बिजी आता है। जैसे ही अनिका अपने फोन की तरफ देखती है, वो श्वेता की कॉल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही श्वेता कट कर देती है। अब श्वेता लक्ष्य को फोन मिलाने लगती है। उधर लक्ष्य और अनिका दोनों एक साथ श्वेता के फोन पर फोन करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में से किसी का भी नंबर लग नहीं पाता। अंत में अनिका अपना फोन एक तरफ रख देती है और आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर श्वेता खुद लक्ष्य का फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी और इस वक्त लक्ष्य भी यही कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों में से किसी की भी आपस में बात नहीं हो पा रही थी। अंत में श्वेता उसकी ओर बढ़ रहे खतरे से अनजान दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर ऐसी जगह पर रुकती है जहां उसे रेड लाइट सिग्नल का ग्रीन होने का वेट करना था। इस वक्त श्वेता के ठीक पीछे लक्ष्य की सिक्योरिटी थी और उसके पीछे दमयंती देवी के लोग। अंत में मारवा सिक्योरिटी थी। दिल्ली का ट्रैफिक जहां एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी इस तरह खड़ी होती है कि यदि एक के साथ खड़ी हुई दोनों गाड़ियां अपने अपने दरवाजे एक साथ खोलने की सोचें तो कोई भी गाड़ी से बाहर ना आ पाए। अब तक मारवा सिक्योरिटी और सान्याल सिक्योरिटी को इस बात का आभास हो चुका था कि दुश्मन श्वेता पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। दमयंती के लोगों के लिए ये एक सही मौका था। ग्रीन लाइट होने में पूरा 1 मिनट बाकी था। यह 1 मिनट का समय दमयंती देवी के लोगों की स्पीड के चलते उनके लिए पर्याप्त था। अब उनमें से 4 स्त्रियां बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं। वो श्वेता की गाड़ी से मात्र 2-3 गाड़ी पीछे ही थी, जहां पर सान्याल सिक्योरिटी की गाड़ियां थीं। ठीक उसी वक्त सान्याल सिक्योरिटी, जो कि कैजुअल ड्रेस पहने हुए थी, उनमें से 2 जवान अपनी गाड़ी के दोनों तरफ के दरवाजे खोल देते हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और गाड़ी का दरवाजा खुला रखकर ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर आपस में झगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन औरतों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जब वो घूमकर श्वेता की गाड़ी तक पहुंचने वाली होती हैं, तो ठीक 2 सेकंड पहले रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाती है और श्वेता अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है। सान्याल सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां श्वेता के पीछे चली जाती हैं, जबकि वो तीसरी गाड़ी के जवान अभी भी उसी जगह पर इस तरह से खड़े थे कि पीछे से दमयंती देवी के लोग आगे न बढ़ सकें। इधर मारवा सिक्योरिटी उन लोगों की गाड़ियों का रास्ता काटते हुए श्वेता के पीछे चल पड़ती हैं, लेकिन वो जवान इस तरह सड़क पर ज्यादा देर तक रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भी लड़ाई जारी रखने का नाटक करते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सान्याल और मारवा सिक्योरिटी की अपेक्षाओं के विपरीत दमयंती देवी के लोगों को श्वेता को किडनैप नहीं करना था, बल्कि सिर्फ श्वेता को खत्म करना था। ये काम उनके लिए किडनैप करने से ज्यादा आसान था। अब वो बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए श्वेता के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उनसे आमने सामने से टक्कर न लेकर मारवा और सान्याल सिक्योरिटी सिर्फ उनका रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। आगे चलकर जब श्वेता की गाड़ी खाली पड़े 6 लेन रिंग रोड पर बढ़ने लगती है, तब दमयंती देवी के लोग किसी तरह से बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब तक एक गाड़ी श्वेता के ठीक आगे चलने लग जाती है और दूसरी उसके ठीक पीछे। इसी तरह से तीसरी गाड़ी श्वेता के सीधे हाथ की तरफ जाकर चलने लगती है। वो श्वेता की गाड़ी को इस तरह से घेर लेते हैं कि न चाहते हुए भी श्वेता की गाड़ी रिंग रोड से उतरकर एक सुनसान रोड पर आ जाती है। अब तक श्वेता ये समझ चुकी थी कि वो खतरे में है। वो अपनी गाड़ी को स्पीड देकर उन गाड़ियों के बीच से निकलकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कोशिश व्यर्थ साबित होती है। कुछ आगे जाने के बाद उसके ठीक आगे और पीछे वाली गाड़ी रुक जाती है और अपने साइड में भी उसे इसी तरह की एक गाड़ी दिखाई देती है। श्वेता की गाड़ी रुक चुकी थी। श्वेता अपनी गाड़ी को उन आसपास खड़ी गाड़ियों के बीच से निकाल सके, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। डर के मारे श्वेता के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक इसी वक्त डैशबोर्ड पर रखा उसका फोन बजता है। ये लक्ष्य की कॉल थी। श्वेता लक्ष्य का नाम देखते ही जल्दी से फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ दमयंती देवी के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और श्वेता की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि दरवाजा लॉक था इसलिए गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता। श्वेता गाड़ी के अंदर रहते हुए नीचे की तरफ झुक जाती है और लक्ष्य से कहती है, मेरे आसपास ये अजीब से लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये राजस्थानी लिबास में कुछ औरतें हैं, न जाने इन्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे इन्हें देखकर अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं एक बार इनसे बात करती हूँ।
इसके बाद आपको बैक कॉल करती हूँ। अब लक्ष्य झट से कहता है, फोन मत रखिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे जो हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। जब श्वेता की गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता तो दमयंती देवी की औरतें गन से निशाना साधती हैं। ये देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं और वो लक्ष्य से कहती है, इन्होंने गन निकाल ली है। लक्ष्य कहता है, सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, आप किसी तरीके से अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़िए, बिना कुछ सोचे और डरे जो भी सामने आता है उसे कुचल डालिए और अपनी जान बचाइए। श्वेता कहती है, मेरे आगे पीछे दोनों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। लक्ष्य कहता है, घबराइए मत, मैं आपसे बस कुछ ही किलोमीटर दूर हूँ, सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊंगा, तब तक आप हिम्मत रखिए और मेरी बात सुनिए, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, आगे वाली गाड़ी को धक्का देते हुए अपने सामने से हटा दीजिए और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। श्वेता कहती है, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लक्ष्य श्वेता को इस स्थिति में फंसा हुआ पाकर उससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। वो एक क्षण में अंतर्ध्य होकर श्वेता के पास प्रकट होना चाहता था, लेकिन ये कोई सामान्य विद्या नहीं जो हर किसी के पास हो। लक्ष्य ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वो सिर्फ अपने ड्राइवर को बार बार एक ही बात कह देता था, और तेज चलाओ और तेज चलाओ। उधर श्वेता लक्ष्य के कहे अनुसार व्यवहार करती है। उसकी गाड़ी आगे पीछे वाली गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकलने के लिए जगह बनाने की कोशिश करती है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि गाड़ी के बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर दमयंती देवी के लोगों की गोलियां एक जगह पर नहीं लग पाती, जिससे वो टूट भी नहीं पाता। ठीक इसी वक्त सान्याल सिक्योरिटी और मारवा सिक्योरिटी दमयंती देवी के लोगों के पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं और अपनी अपनी बंदूकें निकालकर उन पर तान लेती हैं। इसके बाद दमयंती देवी के लोगों और सिक्योरिटी के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। श्वेता अपनी कोशिश जारी रखती है और अंत में उन गाड़ियों के बीच से अपनी गाड़ी निकालने में सफल हो जाती है। ठीक इसी वक्त लक्ष्य बाकी की सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच जाता है। दमयंती देवी के लोग श्वेता का पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलीबारी के चलते बैठ नहीं पाते। श्वेता की गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। श्वेता की गाड़ी के ठीक सामने लक्ष्य अपनी गाड़ी लगा लेता है और अपनी पिस्तौल निकालकर बड़ी ही सावधानी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर श्वेता को उसकी गाड़ी से बाहर निकालता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी वहां पहुंच जाती है। अनिका ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। वो भी अपनी गाड़ी लक्ष्य और श्वेता की गाड़ी के पास रोक लेती है और उसके बाद वो भी पिस्तौल लेकर बाहर निकल आती है। लक्ष्य अनिका को देखते ही पहचान जाता है। डर और अंधेरे की वजह से श्वेता उसे पहचान नहीं पाती। अनिका अपने हाथ से लक्ष्य को इशारा करती है। लक्ष्य अपनी गर्दन हिलाता है और श्वेता को अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को उसे सुरक्षित घर ले जाने के लिए कह देता है। यहाँ के हालात देखकर अब श्वेता जिद करती है, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, मेरे साथ चलो। लक्ष्य श्वेता को समझाते हुए कहता है, श्वेता जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चलिए, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। श्वेता बड़बड़ाती ही रह जाती है, लेकिन लक्ष्य उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल देता है। गाड़ी का दरवाजा लॉक करके ड्राइवर को इशारा करता है। श्वेता के अंदर जाने के बाद अनिका लक्ष्य से कहती है, तुम भी दूसरी गाड़ी लो और श्वेता के पीछे जाओ। लक्ष्य कहता है, मैं आपको यहाँ इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अब अनिका बिना लक्ष्य की तरफ देखे दुश्मन पर निगाहें गड़ाते हुए गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, जितना कहा है उतना करो। अगर दमयंती देवी के लोग कहीं दूसरी तरफ से आकर श्वेता का रास्ता रोक बैठे तो वो क्या करेगी? वो उसे यहाँ किडनैप करने नहीं बल्कि जान से मारने आए हैं। उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ कोई तो होना चाहिए। पूरी सिक्योरिटी यहाँ है, वो अकेले निकली है। तुम कुछ सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर उसके पीछे जाओ। जितने फोर्स के साथ अनिका ने ये बात कही थी, लक्ष्य कुछ बोल नहीं पाता। अब अनिका आगे कहती है, और कोशिश करना कि श्वेता को इन सब चीजों की हकीकत के बारे में कुछ पता न चले। अब लक्ष्य अपनी गर्दन हिलाता है और उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी को इशारा करता है। फिर दूसरी गाड़ी में बैठकर श्वेता की गाड़ी के पीछे पीछे वहां से निकल पड़ता है। काफी देर तक हथियारों से लड़ने के बाद दोनों ही तरफ के लोगों के पास जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, तब आमने सामने की टक्कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब यहाँ केवल अनिका और मारवा सिक्योरिटी थी, जो दमयंती देवी की औरतों से आमने सामने की टक्कर लेते हुए दो दो हाथ करने वाली थी। अब ज्यादा देर तक लुका छिपी का खेल खेलने की जगह पर दोनों ही तरफ के सभी लोग बाहर निकल आते हैं और चाकू, रॉड और इसी कैटेगरी के दूसरे हथियारों को हाथों में लेकर लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। देखते ही देखते उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दमयंती देवी की स्त्रियों को पूरा भरोसा था कि वो कुछ ही पल में सबको ढेर कर देंगी, लेकिन वक्त बदल चुका था। अनिका ने मारवा सिक्योरिटी को भी अब तक वो ट्रेनिंग दे दी थी जो कि दमयंती देवी की स्त्रियों को लड़ने का पैटर्न था। दमयंती देवी की स्त्रियों की स्पीड काफी ज्यादा थी, तो वहीं मारवा सिक्योरिटी की संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से दोनों में से कोई भी हारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ही टीम एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रही थी।
अनिका किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो हमेशा सचेत रहती थी। उसकी सभी इंद्रियां सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा तेज थीं। ठीक इसी वक्त अनिका को महसूस होता है कि उसके पीछे की तरफ से किसी ने गोली चलाई है। अनिका की स्पीड भी किसी बंदूक की गोली से कुछ कम नहीं थी। उसकी स्पीड दमयंती देवी की स्त्रियों से काफी ज्यादा थी। वो गोली लगने से पहले ही सामने से हट जाती है और अपनी कमर से एक बारीक सुई जैसा छोटा तीर निकालकर गोली चलाने वाले की तरफ फेंक देती है। जैसे ही वो सुई उस औरत तक पहुंचती है, वो 2 सेकंड में ही ढेर हो जाती है। लेकिन अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तक रोहित भी यहाँ आ चुका था। जैसे ही वो उस औरत को अनिका पर गोली चलाते हुए देखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस गोली और अनिका के बीच आ जाता है। उसे लगा कि अनिका को इसके बारे में पता नहीं है और ये गोली अनिका को नुकसान पहुंचाएगी। ये देखकर अब्दुल्ला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोहित इस तरह बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ मौजूद था। वो रोहित को गोली लगते ही अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसे कवर देते हुए चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी रोहित की तरफ दौड़ती है। उधर रोहित अपनी जगह से 2 कदम से अधिक आगे नहीं बढ़ पाता। उसका सिर घूमने लगता है और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। अपनी ही जगह पर खड़े खड़े वो अपने शरीर का संतुलन खोते हुए घुटनों के बल आ जाता है। रोहित के पास पहुंचने के बाद उसकी चोट को देखकर अनिका को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि रोहित की गर्दन के पास लगे घाव को तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसका ब्रेन डेड होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अनिका के पास बहुत कम वक्त था। हालांकि गोली छूकर निकली थी, लेकिन घाव गंभीर था क्योंकि चोट सिर के बिल्कुल करीब लगी थी और वो गोली उन नसों को भेद गई थी जिनका सीधा संबंध सिर से था। अनिका की आंखों से आंसू चू पड़ते हैं। वो गुस्से से कहना चाहती थी, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा था? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये गुस्सा दिखाने का सही वक्त भी नहीं था। वैसे भी इन बातों से कोई लाभ भी नहीं होने वाला था। अब वक्त था जब अनिका अपनी डॉक्टरी की कुशलता का इस्तेमाल करती। अनिका अपनी हाथ की घड़ी में वक्त देखती है। बड़ी ही तेजी से अनिका के दिमाग में अलग अलग तरह की कैलकुलेशन एक साथ घूमने लगती हैं। यहाँ से अस्पताल पहुँचने में कितना समय लगेगा? रोहित के पास इलाज के लिए कितना समय है? कितनी देर होने पर रोहित को कितना नुकसान हो सकता है? यह सब सोचकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इस वक्त वो बेहद मजबूर थी। अगर वो आसपास के किसी अस्पताल में जाकर रोहित को इलाज देती तो उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन अब इस बात से अनिका को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब विषय रोहित की जिंदगी का था। अब यदि किसी बात से अनिका को फर्क पड़ता था तो वो रोहित की जान को किसी भी तरह से बचा लेने से। अनिका निश्चय करती है कि वो करीब से करीब मौजूद नर्सिंग होम या अस्पताल तक रोहित को ले जाएगी और उसका इलाज करेगी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि आसपास इलाज करने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां तक 15 मिनट में पहुंचा जा सके। तभी अनिका महसूस करती है कि रोहित के शरीर का रंग बदलने लगा है। अब अनिका के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसे ये समझने में अधिक वक्त नहीं लगता कि वो गोली सामान्य गोली नहीं थी। रोहित के शरीर में किसी खास तरह के केमिकल या फिर आसान भाषा में कहें तो जहर फैल रहा था। इससे भी ज्यादा समस्या ये थी कि गोली के सिर के एकदम पास से गुजरने की वजह से ये रिएक्शन दिमाग में और भी जल्दी होने वाला था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ सबसे पहले दिमाग प्रभावित होने वाला था। अब अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज गिनने लगती है। रोहित की हालत देखकर अनिका के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो रोहित के चेहरे पर हाथ रखकर उसे थपकी देते हुए जगाने की कोशिश करती है। रोहित, तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे सुन रहे हो ना रोहित? आंखें बंद मत होने दो, आंखें खोलो, आंखें खोलो रोहित। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते रोहित। रोहित, तुम मुझे सुन रहे हो ना? मैं कुछ कह रही हूँ, आंखें खोलो। जब रोहित आंखें नहीं खोलता तो अनिका उसे जोर से झकझोरते हुए बहुत जोर से चिल्लाती है, मिस्टर मारवा। अनिका की तेज आवाज से रोहित लंबी सांस खींचते हुए अपनी हल्की सी आंखें खोलता है। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे रोहित का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि ये वक्त भावुक होने या टूटने का नहीं है। वो झट से अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और इसके बाद वो वहां मौजूद गार्ड्स को इशारा करती है कि वो रोहित को उठाकर गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करें। रहस्यमयी कीट और अचेत मारवा सिक्योरिटी। ठीक इसी वक्त अचानक से मक्खियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। उनकी आवाज से उनकी मौजूदगी का पता चल रहा था, पर हैरानी की बात ये थी कि वो जुगनू की तरह टिमटिमाती। जो भी कोई उन्हें देखता वो असमंजस की स्थिति में आ जाता। सभी के दिमाग में एक ही बात थी, न जाने ये किस तरह की मक्खियां हैं या फिर किस तरह के जुगनू हैं। ये कीट तेजी से घूंघट वाली स्त्रियों के कपड़ों और घूंघट में प्रवेश कर जाती हैं और इसके कुछ ही सेकंड बाद वो स्त्रियां चीखें मारती हुई सुनाई देती हैं। दरअसल ये कीट पतंगे जो मक्खी थे अथवा जुगनू बड़ी ही तेजी से उनके कान और नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। करीब आधे मिनट के अंदर अंदर ही वो सभी स्त्रियां जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं।
इन कीट पतंगों ने मारवा सिक्योरिटी को भी नहीं बख्शा था। आखिर कीट पतंगों की इंसानों से क्या दोस्ती, उनके लिए सब एक समान थे, लेकिन फिर भी भेदभाव साफ दिखाई देता है। इन कीटों की वजह से जहां स्त्रियां जमीन पर गिरी हुई दिखाई दे रही थीं, वहीं उनके मुकाबले में खड़ी मारवा सिक्योरिटी के गार्डों की स्थिति कुछ और ही थी। इन कीटों ने गार्ड्स को गर्दन के पास अथवा माथे पर डंक मारा था, जिसकी वजह से सभी को डंक लगने की जगह पर तेज चुभन होती है। सभी के हाथ उस जगह को रगड़ने लग जाते हैं और इसके 15 सेकंड बाद ही सभी अपनी अपनी जगह पर जमे हुए दिखाई देते हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। जो जिस अवस्था में था वो उसी अवस्था में मुतिर्वत हो जाता है। किसी का मुंह खुला दिखाई दे रहा था, किसी का हाथ गर्दन पर था तो किसी ने आंखें बंद करके हाथ को माथे पर रखा था। कोई सीधा खड़ा था तो कोई टेढ़ा। अब सवाल यह था कि क्या यह भेदभाव स्त्री अथवा पुरुष होने के कारण था। दरअसल ये भेदभाव स्त्री पुरुष के कारण नहीं था, लेकिन असल भेदभाव तो तब दिखाई देता है जब ये कीट पतंगे न अनिका को कुछ कहते हैं और न ही रोहित को। शायद इसकी वजह ये थी कि वो दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। अनिका ये सब देख रही थी, लेकिन रोहित को संभालने के चक्कर में वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। उसकी आंखें तेजी से सब कुछ देख रही थीं। इस वक्त अनिका का दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। वो अपने और रोहित के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी। स्वाति का अप्रत्याशित आगमन, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना अब घटती है। अचानक से साफ सुथरे मौसम में तूफान जैसी हवा का आगमन होता है। अनिका महसूस करती है कि दमयंती की सारी सेना जमीन पर धराशायी पड़ी थी, तो वहीं मारवा सिक्योरिटी खड़ी हुई अचेत थी। किसी को भी होश नहीं था। अब अनिका जिस ओर से हवा आ रही थी उसी ओर देखती है। ये तेज हवा मौसम में अचानक आया बदलाव नहीं था, बल्कि ये तेज हवा आसमान से नीचे उतरती हुई किसी हेलीकॉप्टर जैसी संरचना की वजह से थी। पर सोचने वाली बात ये थी कि उससे किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। अनिका अपनी आंखों के आगे से धूल को इधर उधर करते हुए जब ध्यान से देखती है तो महसूस करती है कि अनिका की ही कदकाठी का एक व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर से उतरकर तेजी से अनिका की ओर दौड़ते हुए आ रहा था। उसने स्किन फिट सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर से सफेद रंग का लंबा कोट भी। जब वो अनिका के पास पहुंचता है तो अनिका दंग रह जाती है और उससे भी अधिक अनिका को खुशी महसूस होती है। यूं तो अनिका को पूरा भरोसा था कि वो रोहित को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अब रोहित को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त अनिका से भी बेहतर डॉक्टर उसके सामने था। ये और कोई नहीं बल्कि खुद स्वाति थी। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाति ऐसी किसी विपरीत परिस्थिति में अनिका का साथ देगी। जिस रोहित को अनिका जी जान से प्यार करती थी, उसी रोहित पर स्वाति शक की निगाह रखती थी। आज उसी रोहित की ऐसी अवस्था में स्वाति उसकी मदद के लिए इस तरह प्रकट हो गई थी कि अनिका के लिए ये अकल्पनीय था। अनिका समझ जाती है कि वो कीट जैसी चीज मात्र छोटे छोटे यंत्र थे जिन्होंने अभी अभी बड़े बड़े हथियारों को फेल कर दिया था। उनका आविष्कार भी स्वाति ने खुद किया था और अभी अभी उनका इस्तेमाल अनिका की मदद के लिए किया था। अनिका के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। स्वाति कहती है, जल्दी करो अनिका, हमारे पास वक्त कम है। डैमेज जितना ज्यादा होगा, इलाज में वक्त भी उतना ज्यादा लगेगा और रिकवरी में भी। ऐसा कहकर वो रोहित को उठाने की कोशिश करती है। रोहित की आंखें एक बार फिर से बंद हो चुकी थीं। उसे इस बार की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अनिका झट से अपनी मां का साथ देते हुए रोहित को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाती है। वह दोनों बड़ी ही सावधानी से रोहित को लिटा देती है। हेलीकॉप्टर में पहुंचने के तुरंत बाद अनिका को वहां पर फर्स्ट एड की सभी चीजें दिखाई देती हैं। स्वाति अनिका को इशारा करती है। अनिका झट से रोहित को जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां देने लगती है। स्वाति ड्राइवर सीट पे जाके बैठ जाती है। अब स्वाति अनिका को तसल्ली देते हुए कहती है, घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा, क्या तुम नहीं जानती। इतना कहने के बाद स्वाति अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा लेती है और वो हेलीकॉप्टर को उठाकर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी जगह पर ले जाकर लैंड कर देती हैं जिसकी संरचना किलानुमा थी। ये दिल्ली का ही एक सुनसान खंडहर था। भूमिगत लैब में इलाज और मारवा सिक्योरिटी की वापसी। स्वाति और अनिका रोहित को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां बने हुए एक छोटे से खुफिया दरवाजे से होते हुए अंडरग्राउंड में ले जाती हैं। किसी को जरा भी अनुमान नहीं हो सकता था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में कोई आधुनिक प्रकार की बेमिसाल लैब बनाई गई होगी। आज रोहित का इलाज अनिका नहीं बल्कि खुद स्वाति करती है और अनिका उसके असिस्टेंट के तौर पर मदद करती है। उधर लगभग 20 मिनट बीतने के बाद धीरे धीरे पूरी मारवा सिक्योरिटी होश में आ जाती है। जब वो भी चेतना में लौट आते हैं और सबसे पहले अनिका और रोहित को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास उन दोनों में से किसी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उनका ध्यान दमयंती देवी की भेजी हुई लड़ाकू स्त्रियों पर जाता है। वो सभी जमीन पर बेहोश पड़ी दिखाई देती हैं। अब अब्दुल्ला अपने एक साथी को इशारा करता है। जब वो उसमें से कुछ स्त्रियों की नाक के आगे हाथ रखकर चेक करता है तो अब्दुल्ला की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला देता है, जिसका अर्थ था कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है।
इस बार अब्दुल्ला बाकी साथियों को भी इशारा करता है। वो सभी अपने आसपास गिरी हुई स्त्रियों की नब्ज और सांसों से पता करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ही उन स्त्रियों में से कोई भी जीवित नहीं थी। अब अब्दुल्ला अपनी आधी टीम को अपने साथ चलने का इशारा करता है और बाकी की आधी टीम को मृत औरतों के शवों को ठिकाने लगाकर आने के लिए कह देता है। इधर मारवा हाउस में प्रीति अब तक वापस लौट आई थी। भूमि और कटी की तरह ही वो भी अनिका और रोहित की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन फिर भी वो बेहद परेशान थी क्योंकि वो जो रिपोर्ट लेकर आई थी उसे देखकर उसका सिर घूम रहा था। इससे भी विशेष बात ये थी कि जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रीति गई थी उसे उन सभी सवालों के जवाब मिल भी गए थे, लेकिन अब राजश्री के पास कई सवाल इकट्ठा हो गए थे जिनके जवाब वो खुद ढूंढने वाली थी। इसके बारे में वो प्रीति से जिक्र तो नहीं करती, लेकिन इसके लिए उसने प्रीति से कुछ ब्लड सैंपल भेज देने के लिए कहा था। रोहित और अनिका की तलाश। अब अब्दुल्ला जल्दी से अनिका के फोन पर कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो और रोहित कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी न अनिका का नंबर लगता है और न ही रोहित का। किसी अनहोनी की कल्पना करके अब्दुल्ला की आंखें भर आती हैं। वो पिछले काफी सालों से रोहित को सिक्योरिटी दे रहा था। रोहित के प्रति उसका विशेष लगाव था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोहित कभी ऐसी हालत में पहुंच सकता है, और ऊपर से अब उसका कोई पता भी नहीं था। लेकिन अब्दुल्ला एक सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ कमांडो भी था। वो हिम्मत नहीं हार सकता था। वो खुद को समझाता है, रोहित सर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो किंग है। किंग की जान इतनी आसानी से खतरे में नहीं पड़ सकती। अब सबसे पहले वो उनके अपने हॉस्पिटल में फ़ोन करके पता करने की कोशिश करता है। वहां से उसे खबर मिलती है कि रोहित और अनिका वहां नहीं पहुंचे हैं। इंक्वायरी करते समय वो इस बात का ध्यान रखता है कि किसी को भी इस बात की खबर न हो पाए कि यहाँ पर क्या घट चुका है। हालांकि वो जानता था कि इतने कम समय में वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अनिका अपनी ड्राइविंग स्किल्स के चलते ऐसा कर सकती है। अब्दुल्ला बिना किसी देरी के अपनी टीम को कई भागों में बांट देता है और आसपास मौजूद सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में पता लगाने का काम दे देता है। अब उसके मन में ख्याल आता है कि वो भूमि को इस बात की खबर दे दे, लेकिन फिर उसे ये करना ठीक नहीं लगता। लेकिन ये सब चिराग को बताने में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। वो किंग का राइट हैंड था, उसे इस बारे में पता होना उसका अधिकार था। वो झट से चिराग को फोन करता है और सारी घटना कह सुनाता है। ये पहली बार था जब चिराग उन सभी के साथ मौजूद नहीं था, और इसकी वजह ये थी कि सभी कुछ बहुत ही आनन फानन की स्थिति में हुआ था। रोहित ने चिराग को इसलिए इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो पहले ही एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम कर रहा था, माइनस उसके बच्चों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त। अब्दुल्ला की सारी बात सुनकर चिराग को भी घबराहट होती है, लेकिन वो भावुकता से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेता है। वो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और लंबी गहरी सांस लेता है। उसके बाद अब्दुल्ला से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, माइनस न मारवा परिवार को और न ही मीडिया को। आखिरी बार जब वो तुम्हारी आंखों के सामने थे तब अनिका मैडम ठीक थी, तो इसका मतलब रोहित सर को भी कुछ नहीं हो सकता। उनमें से किसी एक के ठीक होने का मतलब ही है कि दूसरा सुरक्षित है। बस अब हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। अपने काम को खामोशी से अंजाम दो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। अब्दुल्ला जवाब देता है, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। इधर रोहित और अनिका की तलाश में चिराग और अब्दुल्ला को 1-1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन वो उन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी निकालने में अब तक कामयाब नहीं हुए थे। स्वाति की लैब में रोहित का इलाज। उधर स्वाति रोहित का ट्रीटमेंट पूरा कर चुकी थी। स्टिचेस लगाने के बाद अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए वो अपना मास्क नीचे करती है और अनिका से कहती है, अभी इसे कुछ देर आराम करने दो। इसके होश में आने से पहले तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद स्वाति अनिका को वहाँ छोड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। तभी स्वाति की ही तरह अनिका भी अपने ग्लव्स और मास्क निकाल देती है। फिर 2 पल के लिए वहां खड़ी रहकर रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। अब रोहित को सुरक्षित पाकर उसके मन को असीम संतोष महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म होते होते वापस उसकी झोली में आ गिरी हो। अनिका की आंखों में पानी आ जाता है और होठों पर हल्की सी मुस्कान। इसके बाद वो भी स्वाति के पीछे पीछे यहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। अनिका रोहित के ट्रीटमेंट के रूम से बाहर जाने के बाद जब उस लैबोरेटरी में इधर उधर देखती है तो स्वाति किसी डिवाइस पर उंगलियां चलाती हुई दिखाई देती है। अनिका पीछे से जाती है और स्वाति के गले में अपनी दोनों बाहें डाल देती है और कहती है, ऐसा डर और घबराहट इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। थैंक यू सो मच मम्मी। स्वाति अनिका के हाथों पर अपना हाथ रख लेती है और फिर अनिका की तरफ घूम जाती है। स्वाति के चेहरे से बेहिसाब ओज और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं। हल्की सी मुस्कान के साथ वो अनिका से कहती है, पागल हो तुम, क्या खुद पर इतना भी भरोसा नहीं? अब स्वाति अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम दुनिया की बेस्ट सर्जन हो और चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों की जानकारी ही विशेषज्ञ भी। उन सभी पद्धतियों में तुमसे बेहतर और कोई नहीं। फिर उससे समझाने के अंदाज में कहती है
इंसान की असली परीक्षा उस वक्त होती है जब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी में हो। यदि उस वक्त भी उसका दिमाग उसके नियंत्रण में रहे तो वो अपने हौसले और इच्छा शक्ति से बड़ी समस्या से बाहर निकल आता है। अब अनिका स्वाति के हाथ को अपनी हथेलियों में लेते हुए कहती है, मैं बेस्ट नहीं, सेकंड बेस्ट हूँ। द बेस्ट